इस बार उसका शिकार था भैरवगढ़ की बावड़ी। यह बावड़ी, जिसे लोककाल की बावड़ी कहते थे, लगभग 400 साल पुरानी थी। गांव वालों का दावा था कि बावड़ी का पानी हमेशा खामोश रहता था, पर रात 12 बजे उसमें से एक सिसकने की आवाज आती थी। यह किसी रोती हुई औरत की आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज थी जो सदियों से कैद थी, अपने कैद होने का दर्द बयां कर रही थी। रोहन अपनी विंटेज जीप से भैरवगढ़ पहुंचा। गांव में घुसते ही एक अजीब सी उदासी थी, यहां तक कि हवा भी खामोश लगती थी। लोग उसे देखते मुंह फेर लेते, कोई बात नहीं करना चाहता था। बावड़ी के पास मत जाना बेटा, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धर्म सिंह ने रोहन को आखिरकार चेतावनी दी। वह सिर्फ पानी नहीं है, वह एक रूह का श्राप है, एक आवाज जो तुम्हें अंदर खींच लेगी। रोहन मुस्कुराया, बाबा, मैं यहाँ वही आवाज रिकॉर्ड करने आया हूँ। धर्म सिंह की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा थी। अकेले मत जाना, यह सिर्फ बावड़ी नहीं है, यह एक आत्मा का घर है जहां एक आवाज हमेशा के लिए कैद है। क्या तुम उसे सुनना चाहते हो? रोहन ने बिना जवाब दिए धन्यवाद किया और बावड़ी की ओर निकल गया। बावड़ी गांव से बाहर एक वीरान जमीन पर थी। चांदनी रात में बावड़ी का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। वह महज एक गड्ढा नहीं, बल्कि एक जटिल चौकोर ढांचा था। पत्थर की सीढ़ियां नीचे गहरे अंधेरे में उतरती चली गई थीं। आर्किटेक्चर शानदार था, पर अब वह सिर्फ एक खौफनाक खामोशी का प्रतीक था। रोहन ने बावड़ी के किनारे अपना डेरा डाला। उसने अपना कैमरा, माइक और साउंड रिकॉर्डर सेट किया। ठीक 11:45 PM पर रोहन सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। बावड़ी के अंदर हवा ठंडी थी, मानो उसने सूरज की रोशनी को कभी अंदर आने ही नहीं दिया था। उसकी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ रही थी, जहां काई जमी हुई थी। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, तापमान तेजी से गिरने लगा। बावड़ी के चारों ओर स्तंभों, कलम्स और मेहराबों आर्चिस की 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर कुछ छोटे छोटे कमरे थे। रोहन ने एक टूटी हुई मूर्ति के पास धूल झाड़ी। दीवारों पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। रोहन को याद आया कि यह बावड़ी राजा इंद्रपाल के शासनकाल में बनी थी, जो बहुत क्रूर था। वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा। यहां ज्यादा अंधेरा और अजीब तरह की नमी थी। अचानक रोहन को लगा कि उसके कान में किसी ने सांस ली है। उसने तेजी से टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ खामोश स्याह पत्थर। फिर वह आवाज आई। यह कोई चीख या दहाड़ नहीं थी, यह एक सिसकती हुई फुसफुसाहट थी, बिल्कुल वैसी जैसे पानी की सतह के नीचे कोई बात कर रहा हो। आवाज बहुत दबी हुई थी, पर रोहन को यकीन था कि यह बावड़ी के गहरे हरे पानी से आ रही थी। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने अपना संदेह एक पल के लिए छोड़ा और तुरंत रिकॉर्डर ऑन किया। वह सबसे निचली मंजिल तक उतरा। यहां पानी की सतह थी। बावड़ी के बीचों बीच पानी ने एक छोटा शांत पूल बना रखा था। पानी का रंग हरा काला था और टॉर्च की रोशनी उसमें समा जाती थी। रोहन ने पानी में झांका। उसे अपनी परछाई नहीं दिखी, सिर्फ अथाह अंधेरा। फुसफुसाहट अब थोड़ी तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी आवाज का गला घोंट रहा हो। रोहन ने अपना माइक पानी की सतह से कुछ इंच ऊपर लटकाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह इंतजार कर रहा था कि आवाज तेज हो, ताकि वह उसे डिनॉइज करके दुनिया को दिखा सके कि यह महज हवा या पानी के दबाव की आवाज है। तभी रोहन की नजर बावड़ी की सबसे निचली दीवार पर पड़ी। वहां पानी की सतह से ठीक ऊपर एक छोटा सा पत्थर का फ्रेम बना हुआ था। उसमें एक नक्काशी काबिन थी। नक्काशी में एक जवान औरत को दिखाया गया था, जिसके हाथ पैर बंधे थे और उसे जबरदस्ती बावड़ी के पानी में धकेला जा रहा था। उसके चेहरे पर भयानक दर्द और धोखा था। नक्काशी के नीचे कुछ शब्द खुदे थे। रागिनी, सत्य के लिए जल में कैद। रागिनी। रोहन को अचानक पुरानी दंतकथा याद आई। रागिनी राजा इंद्रपाल की बेटी की दासी थी। जब राजकुमारी की मौत रहस्यमय तरीके से हुई, तो राजा ने रागिनी पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगाया और उसे तड़पाकर
इस बावड़ी में फेंक दिया था ताकि उसकी आत्मा कभी बाहर ना निकल सके। रोहन को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह इतिहास था, और रागिनी की आत्मा आज भी बदला नहीं बल्कि न्याय चाहती थी। जैसे ही रोहन ने यह सच समझा, बावड़ी का खामोश पानी अचानक हिलने लगा। फुसफुसाहट दर्दनाक चीख में बदल गई, पर वह चीख हवा में नहीं बल्कि पानी के अंदर गूंज रही थी। बावड़ी के गहरे पानी से अचानक एक तेज हरी रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि रोहन की आंखें चौंधिया गईं। यह वही रोशनी थी जो बावड़ी के पानी को काला हरा बना रही थी। रोशनी के बीच पानी की सतह पर एक चेहरा उभरा। वह चेहरा भयानक रूप से सुंदर था, पर उसकी आंखें सदियों के दर्द से भरी थीं। यह रागिनी थी। उसकी आवाज, जो अब साफ सुनाई दे रही थी, रोहन के रिकॉर्डर से नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग से टकराई। मुझे सुनो, मेरी कहानी पूरी करो। तुमने देखा, अब तुम जाओगे नहीं। भाग 4, अंतहीन कैद। रोहन का शरीर जमसा गया। वह आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, वह सीधे उसे पकड़ रही थी। बावड़ी का पानी तेजी से उबलने लगा। हरे रंग की रोशनी अब पूरी बावड़ी को भर रही थी। रोहन को लगा जैसे वह पानी बावड़ी की दीवारों से रिसकर उसकी तरफ जोर से बह रहा है। बावड़ी की सीढ़ियां जो अभी तक सूखी थीं, अचानक काई के साथ साथ चिपचिपे काले पानी से भर गईं। रोहन का पैर फिसला और वह जोर से नीचे गिरा। रागिनी का चेहरा पानी में तैर रहा था और अब वह मुस्कुरा रहा था। यह मुस्कान भयानक थी। यह इंतजार के खत्म होने की मुस्कान थी। रोहन को एहसास हुआ, बावड़ी का शाद सिर्फ आवाज सुनने का नहीं था, यह एक प्यास थी। बावड़ी को रागिनी की रूह को शांत रखने के लिए हर सदी में एक नई अनजान रूह की बलि चाहिए होती थी जो उसकी जगह ले सके। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाई। फिसलती हुई सीढ़ियों पर वह चढ़ने लगा। उसके हाथ पैर कीचड़ और काले पानी से लथपथ थे। उसके पीछे रागिनी की आवाज अब एक भयानक गाना बन चुकी थी जो उसे नीचे खींच रहा था। वापस आओ मुसाफिर, मेरा दर्द तुम्हारा घर है। रोहन हांफता हुआ ऊपर की ओर भागा। वह पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था। वह जानता था कि अगर उसने एक पल भी आंख बंद की तो वह बावड़ी का हिस्सा बन जाएगा। आखिरी सीढ़ी। उसने किनारे की जमीन को कसकर पकड़ा और खुद को बाहर खींच लिया। जैसे ही रोहन बावड़ी के किनारे की सूखी जमीन पर गिरा, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। बावड़ी का पुराना लोहे का दरवाजा, जो सदियों से आधा खुला था, अचानक हवा में उड़ता हुआ आया और जोर से बावड़ी के मुहाने पर गिर गया, जिससे पूरा प्रवेश द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। रोहन जमीन पर लेटा रहा। उसकी सांसें तेज थीं। उसका संशयवाद हमेशा के लिए मर चुका था। उसने अपनी जैकेट में हाथ डाला और रिकॉर्डर निकाला। उसने प्ले बटन दबाया। रिकॉर्डर में सिर्फ हवा की सनसनाहट और दूर से आने वाली उल्लू की आवाज थी। रागिनी की कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। रोहन ने भैरवगढ़ छोड़ दिया। उसने ना तो कोई झूठा लेख लिखा, ना ही अंधविश्वास का पर्दाफाश किया। उसने सिर्फ रागिनी के इतिहास को कागज पर उतारा, उसे सच्ची कहानी के रूप में प्रकाशित किया, एक भयानक ऐतिहासिक अन्याय के बारे में। वह जानता था कि दरवाजा बंद हो गया था, पर वह यह भी जानता था कि वह आवाज अब भी उसके अंदर जिंदा थी। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता तो उसे अपने कानों में पानी की वह खामोश सिसकी सुनाई देती थी। रोहन को पता था वह सिर्फ बावड़ी का पानी नहीं था, वह रागिनी की पुकार थी, और वह पुकार अब उसके अंदर से उसे बावड़ी तक वापस खींच रही थी, एक ऐसे सफर के लिए जो कभी खत्म नहीं होगा।